हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने अध्याय 1 से अध्याय 4 तक के प्रश्न बैंक के सभी ऑब्जेक्टिव सीखे थे। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप अध्याय 5 से अध्याय 8 तक के क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न सीखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला अध्याय आपका जो है 5वां अध्याय है। 5वें अध्याय में सबसे पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी रिक्त स्थान में परिवर्तन के बराबर होता है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय आप लोगों को याद है, यह कार्य ऊर्जा प्रमेय ही है। तो क्या हो, किसमें होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य रिक्त स्थान होता है। घर्षण बल जिसका कैसे लगता है? तो गति के ठीक विपरीत दिशा में लगता है। तो विस्थापन के जो घर्षण बल द्वारा जो कार्य होगा, ठीक है, तो घर्षण बल के विरोध में विस्थापन हो रहा है, यानी कि बल और विस्थापन के बीच बल जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। और हमने ये पढ़ रखा है कि जब भी बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री से अधिक होता है, अधिक कोण होता है, तो जो कार्य होता है वह ऋणात्मक होता है। बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो बंद पथ का अर्थ हुआ कि आप जहां से चले वापस लौटकर वहीं आ गए, ठीक, यानी कि आपका कोई विस्थापन हुआ नहीं। इसका मतलब कार्य आपका बच्चों शून्य होगा। कार्य करने की दर को, अब कार्य करने की दर, कार्य यानी कि W ले लें और दर यानी कि समय ले लें। W/T क्या होता है? शक्ति। एक जितने कम समय में आप जितना कार्य करेंगे आपको आ जाएगा कि उस व्यक्ति की उतनी ज्यादा शक्ति है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य रिक्त स्थान पर निर्भर करता है। आपको उदाहरण याद होगा, जैसे शान बल, घर्षण बल, ठीक है। तो असंरक्षी बलों द्वारा जो कार्य होता है वह पथ पर निर्भर करता है। असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक से अधिक होता है। किसी बंद परिपथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य होता है। ये वही प्रश्न है जो अभी थोड़ी देर पहले हमारी चर्चा हुई, रिपीट हो गया, ठीक। अगले प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो जूल ऊर्जा का मात्रक है, अर्ग ऊर्जा का CGS मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक है। तो कौन नहीं है? तो वाट। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। ये आपका सही जवाब है। किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। निकाय पर संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, निकाय पर संरक्षी या संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य। तो स्थितिज ऊर्जा जब बढ़ती है, जब आप किसी संरक्षी बल के विरुद्ध जब कार्य किया जाता है तो आपकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। अप्रत्यास्थ संघट्य में संरक्षित रहता है। याद करो, प्रत्यास्थ संघट्य जो है अपन दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक तो प्रत्यास्थ संघट्य पढ़ते हैं, एक अप्रत्यास्थ संघट्य पढ़ते हैं। प्रत्यास्थ संघट्य में गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं, और अप्रत्यास्थ संघट्य में केवल संवेग संरक्षित रहता है। ये दो बातें अपने दिमाग में लेकर चलनी है। अगला प्रश्न है कि जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, अब संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है, ठीक है, धनात्मक कार्य करता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। अब किसी व्यक्ति किसी वस्तु को निम्नानुसार मार्ग A से B तक पृथ्वी से H ऊंचाई तक पहुंचाना। अब एक आदमी यहां से चढ़ा, ऐसे ऐसे सीढ़ियां बनाई हुई है, बहुत बढ़िया भैया। एक आदमी ऐसे कर्वों पे गया और चला गया, एक आदमी ने ऐसे चला गया। अब आपसे बोला गया कि किया गया कार्य बताओ। तो जो कार्य है वो विस्थापन पर डिपेंड करता है मुख्यतः, ठीक। तो इन सब परिस्थितियों में विस्थापन कितना है? तो H ही है। अर्थात पहला, दूसरा या तीसरा, हर परिस्थिति में किया गया कार्य आपका क्या होना चाहिए? समान होगा। तो सभी में समान कार्य होगा। अगले प्रश्न पर, यदि कोई मशीन 10 सेकेंड में 100 जूल का कार्य करे तो शक्ति होगी। अब मशीन
कि शक्ति चाहिए, शक्ति का सूत्र P बराबर W/T। कितना कार्य कर रही है मशीन? 100 जूल। समय कितना? 10 सेकेंड। भाग लगा दोगे कितना आया? 0 से 0 कैंसिल, 10 वाट। कार्य का एसआई मात्रक प्यारे विद्यार्थियों जूल। शक्ति का एसआई मात्रक प्यारे विद्यार्थियों वॉट। जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण कार्य करता है, जब 90 से ज्यादा का कोण होता है, तो हम लोग जानते हैं एफ डी कोस थीटा, थीटा का मान अगर कोस 190 से ज्यादा वाले कोण जितने भी आते हैं वो सब क्या आते हैं? ऋणात्मक आते हैं। अर्थात हम ये कहेंगे कि कैसी प्रकृति होगी? तो ऋणात्मक प्रकृति होगी। स्प्रिंग नियतांक का मात्रक, आपको स्प्रिंग नियतांक पता है, एफ बराबर हम पढ़ा हुआ है -kx, तो k बराबर एफ बाई एक्स। एफ के लिए यानी बल के लिए न्यूटन और दूरी के लिए मीटर यूज करेंगे, तो न्यूटन प्रति मीटर। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण लिखिए, E बराबर mc²। ठीक, एक विमीय संघट्य किसे कहते हैं? तो जब दो वस्तुएं एक सरल रेखा में संघट्य करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एक विमीय संघट्य। अब द्विविमीय संघट्य किसे कहते हैं? तो जब, ठीक है, दो वस्तुएं टक्कर के बाद एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स समतल में गति करती हैं, क्या कहते हैं उसको? द्विविमीय प्रत्यास्थ, द्विविमीय संघट्य कहते हैं। अध्याय है आपका 6, ठीक है, घूर्णी गति वाला। कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणित, या आप लिख देंगे आघूर्ण की भुजा P × R। लंबवत दूरी भी लिखी जा सकती है, I × J। ठीक, क्या मिस है इसमें? के। इसके लिए हम लोगों ने पढ़ रखा है भाई कि इस तरीकों से याद रखो आप, I J K I। ठीक, अगर क्रॉस गुणा में एक जैसे आ जाते हैं तो I × I 0, J × J 0, K × K 0। और अगर आपको क्रॉस में करना है, जैसे I × J है तो कौन मिस है इसमें? तो K मिस है, तो आपने लिख दिया। J × K करेंगे तो I मिस है, तो I लिख देंगे। और जिस जो दिशा मैंने बनाई है I J K I की, इस दिशा में रहेंगे तो धनात्मक लेना है, और विपरीत आ जाए, जैसे J × I आ जाए तो माइनस देंगे, K × J आ जाए तो माइनस देंगे, I × K आ जाए तो माइनस देंगे। अब A × A यानी कि अगर आप इसका देखें तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा अब समान है सदिश, तो दिशा भी समान होगी, तो साइन 0 n कैप। साइन 0 का मान क्या होता है? 0, तो A × A भी 0 होता है। ऐसा पिंड जिसके कणों पर बल लगाने पर उसकी दूरी नहीं बदलती, उन कणों की दूरी नहीं बदल रही, जैसे आपने बल लगाया उन कणों की दूरी जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, तो उनको आप क्या कहोगे? उनको आप कहोगे दृढ़ पिंड, उनको कहेंगे दृढ़ पिंड। अगले प्रश्न, सदिशों का सदिश गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन। देखो, क्रम विनिमय नियम जैसे मैंने लिखा, A × B बराबर, अगर B × A हो जाए तो पालन करता है, पर ये नहीं करता है। ये कब करेगा? जब आपको इसकी दिशा रिवर्स करनी पड़ेगी ऐसे, ठीक है, दिशा बदल जाती है, तो ये पालन नहीं करता है बच्चों। ठीक है, प्रॉपर्टी याद कर लेना आप लोग, इसकी प्रॉपर्टी भी आ सकती है। घूर्णन गति एवं स्थानांतरित गति के संयोजन को लोटनिक गति कहते हैं। किसी त्रिभुजाकार प्लेट का द्रव्यमान केंद्र, देखो जितनी भी नियमित आकृतियां होती है, नियमित आकृतियों का द्रव्यमान केंद्र उनका ज्यामितीय केंद्र होता है, तो त्रिभुज के ज्यामितीय केंद्र पर कहाँ स्थित होगा? तो त्रिभुज के ज्यामितीय केंद्र पर। यदि किसी निकाय के कणों पर बाह्य बल 0 है तो उसके द्रव्यमान केंद्र का संवेग, अब बाह्य बल 0 है तो उसके द्रव्यमान केंद्र का संवेग नियत रहता है बच्चों, ये नियत।
ठीक, यानी कि ये संवेग संरक्षण का नियम है घूर्णी गति में। अगले प्रश्न पर आते, जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक। जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है बच्चों I बराबर mr वर्ग। m यानी द्रव्यमान के लिए आप क्या यूज करेंगे, किलोग्राम, और दूरी के लिए मीटर वर्ग, तो किलोग्राम मीटर वर्ग। किसी बल युग्म का आघूर्ण उस बिंदु पर निर्भर नहीं करता जिसके परितः आघूर्ण ज्ञात करते हैं। उस बिंदु पर निर्भर करता है जिसके परितः आघूर्ण ज्ञात करते हैं। युग्म बनाने वाले बल आघूर्णों पर आघूर्ण निर्भर नहीं करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उस बिंदु पर निर्भर नहीं करता है जिसके परितः हम आघूर्ण ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ए वाला। अगले प्रश्न पर, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक है। कोणीय संवेग के लिए सूत्र होता है L बराबर P इंटू आर। ठीक, इसको मैंने लिखा, इसका किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 1, और इसका हो जाएगा तो किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 1। अब एक काम करो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, अगर यहां इनवर्स 2 कर दें, ठीक है, तो इंटू एस कर देंगे तो हो जाएगा ना। अब किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स टू जूल एक टाइप से, तो क्या हो गया ये जूल सेकेंड। एक दृढ़ पिंड की यांत्रिक संतुलन के लिए नेट बल बाह्य बल शून्य होना चाहिए, नेट बाह्य बल आघूर्ण शून्य होना चाहिए। दोनों आवश्यक है या दोनों आवश्यक नहीं? तो देखो, नेट बल शून्य होना चाहिए और नेट बल आघूर्ण शून्य होना चाहिए, दोनों ही कंडीशन यांत्रिक संतुलन के लिए आवश्यक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य होता है क्या कहलाता है? तो गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ठीक, किसी त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र त्रिभुज के किस विशेष बिंदु पर होता है? तो त्रिभुज के ज्यामिति केंद्र पर होता है, ज्यामिति केंद्र पर। किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र कब संपाती नहीं होते हैं? जब बड़े आकार के पिंड के लिए उसके पहले भाग व दूसरे भाग का द्रव्यमान अलग अलग हो। ठीक है, तो पहले भाग और दूसरे भाग का द्रव्यमान अगर अलग अलग हो तो फिर है जो द्रव्यमान केंद्र गुरुत्व केंद्र के संपाती नहीं होंगे। घूर्णन गति कर रहे पिंड के कोणीय वेग और इस पिंड के रेखीय वेग के मध्य कोण होता है। तो आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है कि v बराबर ओमेगा आर। ठीक है, तो ये सदिश गुणा है, तो इसका मतलब इनके बीच बनने वाला कोण कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूं कि ये जो घूर्णी गति जब होती है, ध्यान रखनी है ना, जब घूर्णी गति होती है तो जो कोणीय वेग है वो उसकी अक्ष के अनुदिश लगता है, और ये वाला जो आपका रेखीय वेग जो है ये स्पर्श रेखीय लगता है। स्पर्श रेखीय रेखीय वेग लगता है और कोणीय वेग घूर्णन अक्ष के अनुदिश लगता है। तो कितना कैसे कोण बना रहा है, स्पर्श रेखीय ऐसे लग रहा है और वो घूर्णन अक्ष के अनुदिश लग रहा है कोणीय वेग, तो कितना कोण बना लिया दोनों ने? 90 डिग्री का कोण इन्होंने। अगले प्रश्न पर, किसी ठोस गोले को पीस कर उसकी त्रिज्या की मोटाई वृत्ताकार शक्ति के रूप में बदल दिया, इसके जड़त्व आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो, जड़त्व आघूर्ण इसका, जैसे आपने उस गोल चक्ति को पीटा और बदल दिया आकार को, तो उसका जो द्रव्यमान केंद्र शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र बदलने की वजह से उसका जड़त्व आघूर्ण भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी की समस्त बर्फ पिघल जाए तो घूर्णी पृथ्वी पर एक दिन का समय क्या होगा? होता क्या है, जैसे ही बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलने की वजह से तरल आपका बढ़ गया है, तरल बढ़ने की वजह से उस पर एक बल लगेगा, उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल लगने की वजह से क्या होगा? एक बल लग रहा है उत्प्लावक बल, और इससे उसका जड़त्वागुण बढ़ गया। जड़त्वागुण बढ़ गया और हमारे पास सूत्र होता है L बराबर I ओमेगा, कोणीय संवेग संरक्षण। तो जब जड़त्व आघूर्ण बढ़ गया
ये चीज बढ़ने से ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घूर्णन की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब घूर्णन की गति कम हो गई मतलब कि दिन लंबा होगा, धीरे धीरे गुणा, तो दिन का समय क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा, दिन का समय बढ़ जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। अध्याय 7 है आपका, है ना, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता F/m इसका सूत्र होता है। ठीक, बल के लिए आप न्यूटन लिखते हैं और इसके लिए द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, न्यूटन प्रति किलोग्राम। गुरुत्वीय विभव का मात्रक होता है तो W/m। W के लिए जूल कार्य के लिए और इसके लिए किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम। यदि पृथ्वी वर्तमान की अपेक्षा अधिक तेज घूमने लगे तो हमारा भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा भार घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा बढ़ने की वजह से, मतलब वो तेज घूमने लग जाएगी तो घूर्णन गति बढ़ जाएगी और उससे जो उसका गुरुत्वीय त्वरण है वो घट जाएगा और गुरुत्वीय त्वरण घटने के कारण हमारा भार घट जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान घट जाना चाहिए 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, तुल्यांकी उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, तो लगभग 24 घंटे होता है। हालांकि ये वाले टॉपिक अब हमारे इसमें रहे नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। भू स्थिर उपग्रह का जो पृथ्वी तल से ऊंचाई जो है लगभग 36,000 किलोमीटर। अब के मान के कारण किसी ग्रह पर वायुमंडल की उपस्थिति का निर्धारण होता है, तो पलायन वेग के कारण। भाई पलायन वेग के कारण ही किसी ग्रह पर वायुमंडल, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों है, क्योंकि यहाँ का पलायन वेग जो है पृथ्वी का बहुत अधिक है, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसका पलायन वेग है। अब इस वजह से पृथ्वी की जो वायु है, गैसों का जो वेग होता है वो लगभग 2.3 के आसपास होता है। तो गैसें जो है इतने बड़े वेग को क्या कर सकती है, क्रॉस करके, इतने बड़े क्षेत्र को क्रॉस करके नहीं जा सकती है, इसीलिए पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि पलायन वेग के मान के कारण ही किसी ग्रह पर वायुमंडल की उपस्थिति निर्धारित होती है। पृथ्वी की सतह के निकट परिक्रमा कर रहे उपग्रह का परिक्रमण काल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सॉरी, हाँ, 8 किलोमीटर प्रति मिनट, हाँ प्रति सेकंड, सॉरी, है ना, प्रति सेकंड सही। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा, अब ऊपर जा रहे हैं आप, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हमारे पास mgh है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे h का मान आपका बढ़ते जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा आपकी बढ़ती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, तो पृथ्वी की सतह पर ध्रुवों पर, है ना, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। खोखले गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर द्रव्यमान बाहर स्थित दूसरे पिंडों के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक, अब दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है, उनके द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। हमारा जो दो पिंडों के बीच सूत्र है Gm1m2/r², ये सूत्र होता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि दूरी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर उनके द्रव्यमान तथा उनके बीच की दूरी दुगनी, तो द्रव्यमानों के 2 गुना करेंगे तो 2m1 इसका और 2m2, 2 दूनी 4, m1m2/r। दूरी को क्या करना है, दुगनी, तो दूरी यानी 2r का वर्ग, यानी ये 4 हो जाएगा, तो 4 Gm1m2/4r²। 4 से 4 कट गया, वापस वही सूत्र आ गया, यानी कि बल आपका जो है F1 बराबर F आ रहा है, तो कितना बल लगेगा, वापस वही बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल F लगेगा। अगला है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है, फिर वही कहानी, F बराबर Gm1m2/r। अब द्रव्यमान वही है और दूरी दोगुनी कर दी। दूरी दोगुनी करने से हुआ यह कि 2r का वर्ग हो गया और 2r का वर्ग कितना हो गया, 4r²। 4r² यानी 1/4 Gm1m2/r²। तो ये लगभग, इसकी जगह आप f का मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका F/4, ये
वाला जो मामला यहाँ पर हो गया। अगले प्रश्न पर दो पिंडों के बीच की दूरी r है और उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होता है, तो ये प्रॉपर्टी है, ये तो नियम है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात r इनवर्स 2। समान द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। दो पिंड है और उनके द्रव्यमान समान है, यानी कि m वर्ग बटे r वर्ग कर लें। और यदि एक पिंड का आधा द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान में स्थानांतरित हो गया, अब दोनों के द्रव्यमान समान थे, अब हमने क्या करा, एक का आधा दूसरे में, तो पहले का तो हो गया आधा, अब दूसरे का हो जाएगा एक जुड़ के आधा, यानी कि 3m/2 हो गया। अब आप जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 m वर्ग बटे r वर्ग हो जाएगा, तो 3/4 f हो जाएगा। ये डी वाला उत्तर सही हो गया। प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन सा बल दुर्बल है? प्रकृति में सबसे अधिक जो मजबूत वाला बल है वो प्रबल नाभिकीय बल है, और सबसे ज्यादा दुर्बल बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। निम्नलिखित में से किस बल का अस्तित्व प्रकृति के प्रत्येक स्थान पर है? तो वह गुरुत्वाकर्षण बल ही है जिसका अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है? तो पृथ्वी की सतह से जब आप अनंत पर चले जाएं, ये सूत्र हम लोगों ने डिराइव भी किया हुआ है, h/r का स्क्वायर। इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम पता है कि अगर यहाँ अपन h का मान अनंत रख दें तो उस कंडीशन में आपका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 100 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर कितना होगा? भाई अगर हमको भार चाहिए तो भार W बराबर होता है mg। अब 100 ग्राम है तो ग्राम को किलोग्राम में बदल लो, तो 100 गुणा 10⁻³ किलोग्राम में बदल दिया इसको, या आप 1000 से भाग लगा लेना भैया। गुरुत्वीय त्वरण के लिए मान हमारे पास है 10, तो अब ये कितना हो गया, 10⁻³ और 10⁻³ कैंसल हो गया, तो 1 न्यूटन के आसपास इसका उत्तर आ। पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का द्रव्यमान 100 ग्राम है, चंद्रमा की सतह पर इसका, देखो दुनिया के किसी भी कोने में, विश्व पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी आप किसी वस्तु को ले जाते हैं तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गुरुत्वीय त्वरण कम ज्यादा होता है, इस वजह से भार कम ज्यादा हो सकता है, पर द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो 100 ग्राम की वस्तु है, जो पृथ्वी पर 100 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, चंद्रमा पर भी उस वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम ही होगा, पक्के से याद रखिएगा, गलती मत करके आना। किसी पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको मैं ये पलायन वेग और कक्षीय वेग के बारे में बताया गया है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पलायन वेग आता है वो आता है √2gr, है ना, एस्केप वेलोसिटी, और ऑर्बिटल जो आता है वो √gr। तो इससे हमें ये पता चल गया कि भाई जो ve है वो √2v0 है। अब इसका आप वर्ग करेंगे तो पलायन चाल का वर्ग, अब 2 हो जाएगा किसका, कक्षीय, दोगुना हो जाएगा कक्षीय चाल के वर्ग का। तो ढूंढो पलायन का वर्ग जो है, पलायन वेग का वर्ग, ये पलायन वेग का वर्ग कक्षीय वेग के वर्ग का 2 गुना है, या डी वाला करेक्ट हो गया। m द्रव्यमान के पिंड का पलायन वेग v, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पलायन वेग के लिए जो सूत्र हमारे पास आया था वो आया था √gm/r, ठीक। तो अब इस वाले में देखें आप तो ve प्रोपोर्शनल टू √m, यानी कि ve प्रोपोर्शनल m⁻², ये वाला है ना, ये m की घात में है बेटा, तो b वाला आपका करेक्ट हो गया। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रह की जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात, तो जब आप इनकी स्थितिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र देखते हैं तो वो होगा आपका Gmm/r, और आप जो है इनकी जो गतिज ऊर्जा है उसके लिए देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका Gmm/, ये शायद 2r है, सॉरी हाँ ये 2r है। अब इन दोनों का जब आप अनुपात निकालते हो तो इससे ये कैंसल, इससे कैंसल, तो 2:1 के आसपास आता है। तो कौन सा उत्तर हो गया, 2:1। m द्रव्यमान के पिंड का पलायन वेग v, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वही वाली कहानी है, रिपीट है, ये तो अपन ने अभी कर लिए हैं, ठीक है। ये वाला तो डबल आ गए हैं ना, 2 और तो स्क्रीनशॉट डबल हो गया। किसी पिंड का पहले 100 मीटर और 200 मीटर की ऊंचाई से आपने गिराया तो बहुत ज़्यादा कोई अंतर आना नहीं है,
तो दोनों स्थितियों में गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है F की वैल्यू जो है वो इक्वल रहेगी। ठीक है, आर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर m द्रव्यमान के आर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर m द्रव्यमान के 3 पिंड रखे हुए, केंद्रक पर यहां पर 2m द्रव्यमान का आपने पिंड रख दिया। ठीक, अब लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली जो भुजा है वो 2:1 में एक दूसरे को विभाजित करती है। तो दूरी भी आप लोगों को मिल गई। आप लोग इन दोनों के बीच में जो है, यहां से मैं निकाल के बताऊँ एफ सी, तो पहले एफ ए ओ कर देंगे अगर इसके लिए निकालेंगे, फिर एफ ओ बी निकालेंगे और फिर एफ ओ सी निकालेंगे। तो आप ये देखिएगा कि इन दोनों की वजह से जो बल लग रहा है, ठीक है, तो इसका जब आप परिणामी बल देखोगे तो वो इधर होगा। ठीक, और इस वाले का परिणामी बल देखोगे तो वह इधर होगा। और आपको मैं बता दूं कि इधर और इधर से जो बल लग रहा है वो उतना ही आएगा जितना बल ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। तो ये बल दोनों बराबर और विपरीत दिशा में लगने के कारण कैंसिल कर जाते हैं, इस वजह से डी की वैल्यू 0 होती है। अगले प्रश्न, प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्न है कि केपलर के ग्रह गति संबंधी दूसरा नियम यानी क्षेत्रफल नियम है किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा के, रेखीय संवेग के, कोणीय संवेग के, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, केपलर का जो ग्रह गति के संबंध का दूसरा नियम है वह कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। एक्स ग्रह की तुलना में पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 10 गुना है और व्यास 2 गुना है, और पृथ्वी पर 100 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति का एक्स ग्रह पर कितना हो जाएगा भार? तो प्यारे विद्यार्थियों, एक्स ग्रह पर हम वस्तु का द्रव्यमान m मान लेते हैं और उसकी त्रिज्या r मान लेते हैं। तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण के लिए जो सूत्र अपन बना लेते हैं gm/r²। अब पृथ्वी की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी पर जब हम बात कर रहे हैं तो m हमारा 10 गुना है, तो ये 10m हो गया, और r हमारा डबल हो जाएगा यानी 2r, क्योंकि व्यास डबल है तो त्रिज्या भी डबल होनी है। तो ये हो गया 2 का वर्ग 4, तो 10/4 gm/r। प्यारे विद्यार्थियों, जो जी डैश आ रहा है 10/4 gm/r1, यानी कि उस ग्रह की तुलना में पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, इसको भाग लगाएंगे तो ये लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। 4 दूने 8, 4 5 20, यानी कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है लगभग उसका 2.5 गुना ज्यादा है। तो उसका गुरुत्वीय त्वरण 2.5 गुना कम है, तो उस व्यक्ति जो पृथ्वी पर भार 100 किलोग्राम की वस्तु है तो उसका भार भी 2.5 गुना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 2.5 से भाग लगा देंगे, ठीक है, तो 25 चौक 100, यानी कि 40 किलोग्राम का उस वस्तु का भार होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो बच्चों, यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी कर दी जाए और उसका घनत्व 4 गुना कर दिया जाए तो पृथ्वी तल पर हमारा भार हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास अभी जो फॉर्मूला है वो ये है g/4/3 πr³ ये रो, ये घनत्व, इसको घनत्व के फॉर्म में ले आए तो ये आया g/4/3 πr²। ये तो आपका g हो गया। अब आपको ये कहा गया कि त्रिज्या को आधी कर दी जाए, त्रिज्या आधी कर देते हैं यानी r/2 कर देते हैं, और घनत्व को 4 गुना कर देते हैं, तो 2 दूनी 4, तो लगभग ये बच्चों हो गया आपका 2 गुना। ठीक है, कितना हो गया? 2 गुना हो गया। तो गुरुत्वीय त्वरण 2 गुना हो गया तो भार भी 2 गुना हो जाएगा। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? तो ये हम का जो मात्रक पूछ रहा है वो होता है F/m होती है तीव्रता का सूत्र। F के लिए आप सूत्र प्रयोग करते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2, और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, तो ये हो गया मीटर सेकेंड इनवर्स 2। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र। देखो, जब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमारे चयन के अनुसार कहीं भी हम 0 ले सकते हैं, तो वो हमारे चयन पर डिपेंड करेगा। किसी पिंड का पृथ्वी से पलायन चाल निर्भर करती है पिंड के द्रव्यमान पर। देखो, पिंड के द्रव्यमान पर तो कतई ही निर्भर नहीं करती है, सूत्र ये है 2gr। ठीक,
प्रक्षेपण की दिशा या पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर या उपयुक्त सभी में, तो उपयुक्त सभी में तो नहीं है, पर प्रक्षेपण की दिशा पर जरूर डिपेंड करेगी पलायन चाल। ठीक, पर हाँ प्रक्षेपण ऊंचाई पर भी यह निर्भर नहीं करती हैं, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। पृथ्वी के सतह के समीप पलायन चाल का मान होता है तो लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक समान घनत्व के खोखले गोले के कारण उसके भीतर उपस्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान लिखिए, तो वो मान होता है बच्चों 0। अगले प्रश्न पर आते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। ये बात भी हम बता दें कैसे होता है, तो जी इंटू क्या होता है वो 1 माइनस एच बाई आर। तो आर की जगह, एच की जगह आप आर रखोगे, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो जी इंटू 1 माइनस आर बाई आर कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 1 यानी कि ये भी 0 हो गया। दो पिंडों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दूरी आधी करने पर देखो, दूरी आधी करेंगे, दूरी आधी करने का मतलब 2r का वर्ग, तो गुरुत्वाकर्षण बल उसका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। सामान्य से किसी उपग्रह को अपने ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल कहां से मिलता है, तो वो मिलता है गुरुत्वाकर्षण बल से। कहां से मिलेगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल से मिलेगा। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, अब हमारे पास गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है वो F/m है, तो Gmm/m r वर्ग, तो इसे m से m कट गया, तो Gm/r वर्ग जहां भी है वो आपका है, तो ये d वाला हो गया। गुरुत्वीय विभव में भी हमारी जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसके बटे में m आ जाएगा, तो माइनस Gmm/r से तो m कैंसिल हो जाएगा, तो ये e वाला हो जाएगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा b वाला हो जाएगा माइनस Gmm/r। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर Gmm/r वर्ग। अब जो बचा है, क्योंकि F बराबर Gmm/r वर्ग है और आपको G का पूछा है, तो ये हो जाएगा इसका गुणा इधर Fr वर्ग बटे Gmm, तो Fr वर्ग बटे Gmm यानी ये C वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अध्याय 8 है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यंग गुणांक केवल पदार्थों में संभव है, तो यंग गुणांक जो है ठोस पदार्थों में ही संभव है। अपरूपण गुणांक केवल ठोस पदार्थों में संभव है, ये भी। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को, उल्टे को संपीड्यता कहते हैं। स्टील रबर की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ होता है, स्टील रबर की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ होता है। अगला प्रश्न है एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु पास पास हो, चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु पास पास हो तो द्रव्य को भंगुर कहते हैं, और यदि चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु अधिक दूरी पर हो तो उसको हम कहते हैं कि वस्तु तन्य है। प्रतिबल एक राशि है, तो प्रतिबल एक सदिश राशि है। किसी प्रत्यास्थ तार को खींचने में किया गया कार्य और एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा यंग मापांक गुणित विकृति गुणित तार का आयतन। विमाहीन राशि है प्रतिबल विकृति दृढ़ता गुणांक, इनमें से कौन सी विमाहीन है, तो विकृति विमाहीन राशि। आयतन विकृति संभव है, ठोस द्रव गैस या तीनों में, तो तीनों में ही संभव है। पॉइसन अनुपात का व्यवहार में मान संभव है, तो 0.4। हुक का नियम परिभाषित करता है, तो हुक का नियम होता है बच्चों प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के, अर्थात हम कहें समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ एक नियतांक आता है और उस नियतांक को आप कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। एक ही पदार्थ के बने तारों में जिनकी लंबाइयां समान है परंतु त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, लटकाने से उनकी लंबाइयों में वृद्धि का अनुपात होगा। हमारे पास जो यंग गुणांक है उसका सूत्र होता है mgl/m
पाई आर वर्ग एल, है ना। एक इस एल को एम जी एल बटे पाई आर। एक ही पदार्थ से बने तारों के जिनकी लंबाइयाँ पहले शुरुआत में समान है, एल लेके चलेंगे, परंतु जो उनकी त्रिज्याएं हैं 1:2 में है, समान भार लटकाने पर लंबाइयों में वृद्धि। तो पहले अगर हम इनिशियल लेवल पर बात करते हैं तो उनकी जो लंबाई है वो दोनों तारों के लिए बात कर रहे हैं। अब आपने जैसे ही भार लटकाया उनके ऊपर, समान भार लटकाएं, तो भार लटकाने पर अब जैसे कि प्रारंभिक लंबाइयाँ तो दोनों ही स्थितियों में उनके समान होना है, पर जो त्रिज्याएं हैं, लंबाई त्रिज्या बदलेगी तो वाई एल वन हो जाएगा और वाई टू बराबर एम जी एल बटे पाई। इसको अपन त्रिज्या हो जाएगी आपकी आर वन और ये हो गई आपकी आर टू का वर्ग एल टू, ठीक। अब त्रिज्याओं का अनुपात आपको दे रखा है। अब इसको अपन दोनों का अनुपात अगर निकाले तो एम जी से एम जी और इस एल से एल और इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया वाई वन अनुपात वाई टू बराबर, चूंकि यंग गुणांक दोनों ही का y1 y2 क्या होगा आपका एक समान ही होता है, तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका, ऐसे करें आप, इस शुरुआत से थोड़ा सा ले लेते हैं कि एक ही पदार्थ से बने तारों की लंबाइयाँ समान है परंतु त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, 1:2 है, और यंग गुणांक समान रहेगा, ठीक है, दोनों ही के लिए। समान भार लटकाने पर तो यंग गुणांक के लिए जो सूत्र होगा वो होगा एम जी एल बटे पाई आर वन स्क्वायर अपन एल वन कर लें और इसको करें एम जी एल बटे पाई आर टू स्क्वायर और एल टू कर लें। एम जी एल से एम जी एल खत्म, पाई से पाई खत्म, तो आर टू वर्ग बटे आर वन का वर्ग और एल वन अनुपात एल टू। हमें किसका अनुपात चाहिए, तो उनकी लंबाइयों का अनुपात चाहिए, आर वन अनुपात आर टू, ये अपन को दे रखा है 1:2 वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1:4। महाधमनी खंड में जैसे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है इन्हें प्रत्यास्थलक कहते हैं। साधारण द्रव्यों में अपरूपण गुणांक का मान यंग गुणांक से, साधारण द्रव्यों में अपरूपण गुणांक का मान यंग गुणांक से कम होता है, ठीक है। प्रत्यास्था शांति यानी जो थकान होती है वह किसके लिए न्यूनतम होती है, तो रबर के लिए ये न्यूनतम होती है। निम्नलिखित सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ हैं, तो इस्पात सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ। वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है प्रत्यास्थलक कहलाते हैं। प्रतिबल का मात्रक, तो प्रतिबल का जो सूत्र होता है वो F/A है, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चट्टानों के प्रत्यास्थता गुणांक के आधार पर पृथ्वी से पर्वत की अधिकतम ऊंचाई कितने हो सकती है, तो 10 किलोमीटर हो सकती है। तार का जो यंग गुणांक का सूत्र लिखिए, ये जो सूत्र लिखा हुआ है वही तार के यंग गुणांक के लिए आप एम जी एल बटे पाई आर वर्ग एल लिख सकते हैं। प्रश्न है कि y बराबर एम जी एल बटे पाई आर वर्ग एल की विमीय विधि से सत्यता की जांच कीजिए। y जो है यंग गुणांक है और इसके लिए जो विमीय सूत्र होगा वो होगा एम एल टी माइनस टू बटे एल वर्ग, यानी कि एम एल इनवर्स टी इनवर्स टू, तो इसका है ही सही। अगर यहाँ देखें तो m के लिए m, गुरुत्वीय त्वरण के लिए एल टी इनवर्स टू, ये l हो जाएगा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर और ये l हो जाएगा। एल से एल का मामला खत्म, तो यह आया m1 एल इनवर्स टी इनवर्स टू। तो विमीय दृष्टि से यह सही है, सत्यता की जांच कर ली। तांबा, पित्तल, एल्यूमिनियम और इस्पात में कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, देखो आपको ये ध्यान रखना है जिसको सबसे कम खींचा जा सकता है वो सबसे अधिक प्रत्यास्थ, तो इस्पात जो है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है, तो क्योंकि इसको सबसे कम खींचा जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने पूरी कोशिश करी है कि अध्याय 5 तक के मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर दिए हैं, 5 से लगाकर 8 तक के। प्यारे विद्यार्थियों मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें से रिमूव करे हैं, वो जो प्रश्न इसमें आपके क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं, जो क्योंकि क्वेश्चन बैंक जो 22-23 में जारी हुई थी उस समय वो प्रश्न सिलेबस में हुआ करते थे, इसीलिए उस समय में डाले गए हैं, पर अब वो सिलेबस से रिमूव कर दिए तो उन प्रश्नों को मैंने हटा दिया है। तो आप घबराइएगा मत कि सर वो प्रश्न कहाँ चले गए वैसा, तो आपको क्या, आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।